हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे व्हाट इज एसिडोसिस, अल्कलोसिस एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया है एंजाइम लीकेज एंड सेल डेथ। सबसे पहले जानते हैं एसिडोसिस, अल्कलोसिस एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का स्टडी हमें इस सेल इंजरी पैथोफिजियोलॉजी में क्यों करना चाहिए। जैसे कि सेल के नॉर्मल फंक्शन के लिए टाइटली कंट्रोल्ड पीएच एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का होना बहुत जरूरी होता है। एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस डिस्टर्ब्स एंजाइम एक्टिविटी, प्रोटीन फंक्शन एंड आयन ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रोलाइट imbalance directly affects the membrane potential, cells failing and metabolic activities. So abnormal pH and electrolyte level are often early indicators of cell damage or disease. So let's start with acidosis. Acid base imbalance यानी abnormalities in pH of blood, इसे हम acid base imbalance कहते हैं। So acidosis एक ऐसी स्थिति है जहाँ body fluids खासकर blood का pH level 7.4 से कम हो जाता है। So there are two types of acidosis. First one is respiratory acidosis and second is metabolic acidosis. So respiratory acidosis में क्या होता है, blood pH level कम हो जाता है due to CO2 retention। जब air obstruction होता है like in asthma, chronic bronchitis और restricted thoracic movement in pregnancy और ऐसे भी impaired neuromuscular function के टाइम पे भी respiratory acidosis होता है। In respiratory acidosis CO2 lungs से ठीक से बाहर नहीं निकल पाते, सो ज़्यादा CO2 इससे ज़्यादा एसिड बनता है और pH कम हो जाता है। सो इफ देयर इज सीवियर कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन, पेशेंट में डेवलप कन्फ्यूजन, ड्राउसीनेस एंड कोमा ऑल्सो। सो सेकेंड है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। बॉडी में एसिड ज़्यादा बनता है या बाइकार्बोनेट कम हो जाता है, यानी हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा हो जाता है ड्यू टू मेटाबॉलिक कंपोनेंट्स। सो ये नीचे दिए गए हैं सिचुएशंस, उसमें ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड फॉर एग्जाम्पल इन शॉक or starvation or chronic renal failure. So high blood levels of hydrogen ions in metabolic acidosis stimulate respiratory center so that breathing is deep and rapid. So ये हुआ acidosis। अब देखते हैं alkalosis। अल्कलोसिस में क्या होता है, ऐसी स्थिति जहाँ ब्लड का pH 7.4 से ज़्यादा हो जाता है, मतलब शरीर बहुत अल्कलाइन हो जाता है। सो यहाँ पे भी दो टाइप्स रहते हैं अल्कलोसिस के, जैसे कि रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस एंड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस ड्यू टू हाइपर वेंटिलेशन, यानी मोर CO2 बाहर निकलने से एसिड कम हो जाता है और pH लेवल ज़्यादा हो जाती है ब्लड की। सो जैसे कि वर्किंग इन हाई टेम्परेचर और हाई एल्टीट्यूड। क्लिनिकली पेशेंट्स जिन्हें रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होता है उन्हें पेरिफेरल वासोकॉन्ट्रिक्शन, इसमें टिटैनी यानी इनवॉलंटरी मसल क्रैम्प्स जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स शो हो सकते हैं। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, सो राइज इन ब्लड pH ड्यू टू राइज इन बाइकार्बोनेट लेवल्स ऑफ प्लाज्मा एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयंस, इससे मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होता है। सो जैसे कि सीवियर एंड प्रोलॉन्ग वोमिटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अल्कलाइन साल्ट्स लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, इसकी वजह से हो सकता है। देन अल्कलोसिस के कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि डिप्रेशन ऑफ रेस्पिरेशन, डिप्रेशन ऑफ रीनल फंक्शन, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें शो हो सकते हैं। देन है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो जाती है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? दीज आर द मिनरल्स इन आवर ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स दैट कैरी इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड essential for muscle contraction, nerve signaling, fluid balance, acid base balance, cell membrane function and bone structure also. So normally सेल के अंदर और प्लाज्मा में इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग रहता है। इंट्रासेलुलर में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट्स का कॉन्सेंट्रेशन मोर देन ब्लड रहता है, और इन एक्स्ट्रासेलुलर सोडियम एंड क्लोराइड, बाइकार्बोनेट आयंस ये रहते हैं। तो इन हेल्थ कंडीशन इलेक्ट्रोलाइट होम्योस्टैसिस यानी इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स में नॉर्मल लिमिट्स में होना चाहिए। तो ये नॉर्मल लेवल्स इलेक्ट्रोलाइट इनटेक, एब्सॉर्प्शन, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रीशन से मेंटेन होता है। एंड डिस्टर्बेंस इन एनी ऑफ दिस प्रोसेस may cause electrolyte imbalance. So abnormalities in serum level of sodium like hyponatremia and hypernatremia related with potassium means hypokalemia and hyperkalemia. Calcium electrolyte like hypocalcemia and hypercalcemia. Then magnesium like hypomagnesiemia and hypermagnesemia are clinically important. So normal serum levels of sodium, calcium, potassium and magnesium are
गिवन हियर। लाइक हाइपोनाइट्रेमिया क्या रहता है, इट इज डिफाइंड एज अ सीरम सोडियम कॉन्सेंट्रेशन लेस देन 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। Then hypernatremia, a serum sodium concentration of greater than 145 milli equivalents per liter. Then hypokalemia, इसमें क्या होता है, लो लेवल ऑफ पोटेशियम इन ब्लड, एंड हाइपरकैलेमिया यानी हाई लेवल ऑफ पोटेशियम इन ब्लड। देन नेक्स्ट है हाइपोकैल्सीमिया यानी एबनॉर्मली लो कैल्शियम लेवल्स इन ब्लड, और हाइपरकैल्सीमिया यानी कैल्शियम लेवल राइजेस अबाउट 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। देन है हाइपोमैग्नीसियमिया यानी लो सीरम मैग्नीशियम लेवल, एंड हाइपरमैग्नीसियमिया यानी ये एक रेयर बट सीरियस कंडीशन होती है जिसमें टू मच मैग्नीशियम इन ब्लड होता है। एसिडोसिस, अल्केलोसिस एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के बारे में हमने स्टडी किया है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू बेसिक मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड रिपेयर। नमस्कार।